सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी बधाई, कहा सृजनात्मक कौशल से पार्टी को मिलेगी नई ऊर्जा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी बधाई, कहा जन कल्याण के प्रति समर्पण का किया जिक्र। दिल्ली के पीतमपुरा में आयोजित हुई माता की चौकी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिरकत। माता रानी से की सभी के लिए प्रार्थना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। उनके अचल संकल्प और अनुशासन को बताया प्रेरणा स्रोत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम लाल। दिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में नितिन नवीन के संगठनात्मक अनुभव और युवा नेतृत्व से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को मजबूती मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्थान के यशस्वी, कर्मठ और संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा ने लिखा कि उनके नेतृत्व में राजस्थान विकास, सुशासन और नवाचार की ओर से निरंतर अग्रसर है। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यों में जन कल्याण के प्रति समर्पण और प्रदेश की प्रगति के प्रति अटूट संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अपार ऊर्जा प्रदान करे। पीतमपुरा में माता की चौकी का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की, जहां उन्होंने सभी के लिए माता रानी से प्रार्थना की और कहा कि उनकी करुणामयी कृपा सभी पर सदा बनी रहे। वहीं लोक कल्याण का पथ प्रशस्त हो और सबका जीवन सुख, शांति एवं समृद्धि से आलोकित हो। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा कि लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल जी के 550 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी। अखिल भारतीय सेवाओं के सशक्तिकरण और किसानों के अधिकारों के लिए उनके प्रयास राष्ट्र के लिए अमूल्य है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सशक्त भारत के निर्माण हेतु उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत बना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक और पर्यावरण हितैषी गतिविधियों के साथ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। बैंक ने पेड़ लगाए, जीवन बचाए अभियान के तहत 115 पौधे लगाए। इस आयोजन में डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और बैंक के ग्राहकों ने भी सक्रिय सहयोग दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी और तब से ये बैंक देश सेवा में लगातार तत्पर है। इस कार्यक्रम में साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता भी शामिल हुए। दिल्ली दक्षिण क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख अनिल अग्निहोत्री ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्यशाली अवसर रहा जब हमारे ग्राहकों ने हम पर भरोसा दिखाया और पौधारोपण कार्यक्रम में सहयोग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक हमेशा से सामाजिक प्रतिबद्धताओं को लेकर जागरूक रहा है। वहीं सभी उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम का समापन भविष्य में भी हरित पहलों का निरंतर समर्थन देने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना 115वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस उपलक्ष्य में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पेड़ लगाएं जीवन बचाएं संकल्प के अभियान के तहत आज 115 प्लांटों का प्लांटेशन किया है और इस प्लांटेशन में हमें डीडीए ने सहयोग दिया और हमारे सम्मानीय ग्राहकगण यहाँ पे उपस्थित थे, हमारा स्टाफ यहाँ पे उपस्थित था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 से अपने कस्टमर्स के लिए देश की सेवा में लगा हुआ है और यह अवसर हमारे लिए सौभाग्यशाली अवसर रहा जब कस्टमर्स हमारे साथ में थे और प्लांटेशन में हमारा सहयोग दिया। और सेंट्रल बैंक हमेशा से सामाजिक अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर प्रतिबद्ध रहा है और इस उपलक्ष्य में हमने ये प्लांटेशन का आयोजन किया है और इस अवसर पर ये हमारा सप्ताह पूरा अन्य कार्यक्रम इस पूरे सप्ताह भर हमारे पूरे देशव्यापी कैंपेन का हिस्सा हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सेंट्रल बैंक में विश्वास दिखाने के लिए। और ये बैंक 115 वर्षों से आपकी सेवा में, देश की सेवा में लगातार कार्यरत है और आशा करता हूं कि सभी हमारे ग्राहकगणों का और सम्मानीय हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। राज्यसभा में 15 दिसंबर 2025 को शीतकालीन सत्र के 11वें दिन के दौरान प्रश्नकाल संपन्न हुआ। सांसदों ने विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे। इस दौरान क्या कुछ चर्चा हुई, आइए आपको सुनाते हैं। क्या है कि अगर 35-33% हरित पट्टी के लिए अगर वो स्पेस छोड़ देते हैं तो इंडस्ट्री के काम के लिए उनका बहुत कोई स्पेस नहीं बचता है। इसीलिए इसमें एक कमेटी बनी और कमेटी ने एक सुझाव दिया और वो कमेटी है फॉरेस्ट पॉलिसी कंजर्वेशन एक्ट 1980 और उसमें भी यही कहा था कि 33% होना चाहिए और फिर बाद में नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है जो 1988 का है उसमें भी 33% की बात कही थी। लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई करते हुए 2 कमेटी बनी थी, उसने अनुशंसा न किया जिससे ये हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र में हम जो 33% करते हैं उसको 29-10-25 का जो ओएम हम लोग विभाग के द्वारा दिया है इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए वो 10% किया है और इंडिविजुअल यूनिट के लिए जिसमें रेड और ऑरेंज करके किया जाता है। रेड का मतलब है जहां ज्यादा प्रदूषण है या ऑरेंज है उसमें जहां कम है तो उसके लिए 15% रेड के लिए और ऑरेंज के लिए 10 किया गया है। और उसके बाद एक ग्रीन पट्टी होती है और व्हाइट पट्टी होती है। तो ग्रीन पट्टी और व्हाइट पट्टी में कोई मैंडेटरी हिसाब नहीं है कि क्या किया जाए। ये हुआ औद्योगिक क्षेत्र के लिए, लेकिन इंडिविजुअल क्षेत्र के लिए भी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जहां बहुत ज्यादा गैस हो या बहुत ज्यादा प्रदूषण हो वहां हम रेड में 25% और ऑरेंज में 20% की बात किया है और ग्रीन में 10% और व्हाइट में कोई उसके लिए बात नहीं किया है। और अन्य जगहों में ये तो हुआ इंडिविजुअल में समाज जहां इंडस्ट्री है और जहां नहीं कुछ है वहां के लिए भी कहा गया है तो उसमें रेड के लिए 20 और ऑरेंज के लिए 15% किया गया है। और उसमें यदि क्षेत्र वाइज की बात करते हैं तो वो भी हम लोग बतलाया है इसमें, जिसमें 36 जगहों में हम लोगों ने इसके लिए काम किया है और उसकी सूची मेरे पास है। पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, विलम्ब लग सकता है, लेकिन इसको हम सारांशता ये कर सकते हैं कि कम से कम 38 जगहों में हम लोगों ने किया है और जो अनुमोदित गारंटियां और संख्या की बात है वो है 10,76,980 है और राशि उसमें हमने दिया है 1,48,314। तो इस तरह से हम लोग उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। तो पार्टिकुलर भी कहीं कहीं है, लेकिन एज ए होल सारे राष्ट्र के लिए, भारत के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। और जहां तक सुगम ऋण के लिए यह मामला है जो लगातार फाइनेंस मिनिस्ट्री में तथा बैंक के साथ टेक ओवर किया जा रहा है और जिसके तहत कोकन है चाहे महाराष्ट्र के अन्य जगह है, सब जगह हम लोग इसके लिए व्यवस्था किया है। सर सेकंड सप्लीमेंट्री श्री धैर्यशील मोहन पाटिल जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रश्न स्पेसिफिक कोकण रीजन के लिए मैंने अध्यक्ष महोदय पूछा है। अध्यक्ष महोदय, कोकण एक बहुविविधता और खनिज संपदा से बहुत ही संपन्न भूमि है।
जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के पे आधारित कई परंपरागत उद्योग अध्यक्ष महोदय निभाए जाते हैं, किए जाते हैं। गणेश मूर्ति का निर्माण, समुद्र अवशेषों से लाइम का निर्माण, नारियल के विविध उत्पाद, कताई कारखाना, ये परंपरागत रूप से अध्यक्ष महोदय विद्यमान है। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी कोकण वासियों का स्थलांतर, माइग्रेशन, ये एक बहुत बड़ी अध्यक्ष महोदय समस्या है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बहुत ही जानकार है, बहुत ही लोगों की समस्या छुड़ाने में माहिर है, तो इस समस्या को एमएसएमई के मंत्रालय से सुलझाने में मदद अध्यक्ष महोदय हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कोकण क्षेत्र में पारंपरिक, प्राकृतिक और प्रगतिशील उद्योगों को बढ़ावा देना, स्थानिक रोजगार का सृजन करना और उसके माध्यम से मुंबई और अन्य शहरों में हुआ माइग्रेशन रिवर्स करके कोकण की भूमि लोगों से फिर से एक बार हरी भरी करना, इसके लिए एमएसएमई की क्या ठोस उपाय योजना है और ये उपाय योजना और संगठित करने के लिए मंत्री महोदय जी को एक 10-12 दिनों में एक बैठक लेके इस पे एक चर्चा होने की बहुत ही आवश्यकता है। मेरी विनती उनसे है कि 10-12 दिनों में इस विषय पे एक आध बैठक अगर होती है तो अच्छा है। ये इसमें इनका क्या प्रस्ताव है और ये मीटिंग होगी क्या, ऐसा मेरा विनती और मेरा प्रश्न है। सभापति महोदय, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय सदस्य को, जिन्होंने एक सुझाव दी मीटिंग बुलाने की। तो निश्चित रूप में एक तिथि तय करके हम उनको और संबंधित लोगों को जरूर बुलाएंगे और इस पर बात करेंगे। रही बात एमएसएमई के माध्यम से जो लोगों को लाभान्वित करने की बात है, तो महोदय, एमएसएमई जो है खास करके प्रधानमंत्री जी का एक बहुत विचारणीय और बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं बनाए हैं कि गरीब लोगों के लिए और छोटे लोगों के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था, और प्राइम मिनिस्टर ने सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बारे में ही विशेष चर्चा करके आगे बढ़ाने की बात की है। और इसके लिए जैसा उन्होंने कहा कि कैसे लाभान्वित होते हैं, तो लाभान्वित महोदय हम लोग पोर्टल बनाया है। एक उद्यम पोर्टल होता है, एक उद्यम असिस्ट पोर्टल होता है। तो उद्यम में वैसे लोगों के जिनके पास पैन हो, ये सब हो, उनको हम लोग रजिस्टर कराते हैं, और उद्यम असिस्ट में जिनके पास कोई कागजात नहीं है उनको भी कराते हैं। और उसको कर करके ऐसे अगर समस्त भारत की बात कही जाए सर, तो आज तक हम लोग लगभग 7 करोड़ इकाइयों को हम लोग रजिस्टर्ड किया है, जिससे लगभग 31 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा बताया पहले प्रश्न के में कि महाराष्ट्र के बारे में इन्होंने कहा है, तो महाराष्ट्र में जैसे कहा कि अहिल्या नगर है, ओखला है, अमरावती है, बीड है, भंडारा है, बुल्ढाना है, चंद्रपुर है, छत्रपति संभाजी नगर है, धाराशिव है, धुए है, गढ़चिरौली है, गोंदिया है, हिंगोली है, जलगांव है, जलाना है, कोल्हापुर है, लातूर है, मुंबई उपनगर है, नागपुर है, इत्यादि जो कोंकण क्षेत्र में भी आता है। ये सब चीज पार्टिकुलर कोंकण का नहीं, लेकिन कोंकण का जिला भी इसमें समाहित है हुजूर। और उसमें हम लोगों ने लोगों का संख्या बताया, अगर संख्या बताएंगे तो सभी जिला का अलग अलग जैसे बता दिया हमने कि कुल हम लोगों ने 10,76,980 लोगों को गारंटियां दी है, और उसके अलावा 1,48,314 लोगों को हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया वांछित दिया है, जिससे कि उन लोगों को छोटे छोटे उपयोग मिलता है और उससे वो लाभान्वित होते हैं। और लाभान्वित होकर के हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे उठने की बात है सो, और हमारे जो गरीब बाहर पलायन करते हैं उनको भी रोका जाता है। पलायन की स्थिति तभी होती है कि जब हमारे यहाँ छोटा उद्योग नहीं होता है। महोदय, इस माने में एक बात आपके नॉलेज में हम देना चाहेंगे कि हम बैक ले जाना चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान भारत, एक बार ऐसा कहा जाता था कि ये विश्व गुरु है या सोने का चिड़िया है। कब ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर नहीं होते थे उसमें हुजूर, यही हमारा एमएसएमई होता था। छोटे छोटे लोहार, छोटे पोर्टर, छोटे कारपेंटर और ये सब लोग अपना काम करते थे, जिसके लिए किसी ने नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री ने ही सोच करके पीएम विश्वकर्मा योजना भी लाने का काम किया है, और पीएम विश्वकर्मा में भी हम लोग इसी तरह से ट्रेड को अवगत करते हैं और लोगों को लाभान्वित करते हैं। महोदय, टारगेट हम लोगों का है कि 30 लाख लोगों को 2028 तक हम लोग लाभान्वित करेंगे। अभी 12 लाख लोगों को लाभान्वित
चुके हैं। तो कहने का मतलब जो प्रश्नकर्ता हैं उनका यही कहना है कि हम गरीब लोगों को किस तरह से आगे बढ़ावें, उनको कैसे रोकें, यही तो का उद्देश्य हो और इसी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं और डाटा उनको बतलाया है। तो हम कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन के माध्यम से और हमारे सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं आम लोगों को कि एमएसएमई गरीब लोगों को, खास करके वैसे लोगों को जो हजाम हैं, वो रास्ता पर बैठ करके हेयर कटिंग करते हैं या शेविंग करते हैं, वैसे लोग जो भाई चर्मकार हैं वो सीखते हैं बैठ करके सड़कों पर, उसके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इन लोगों को भी किया है कि हम 15,000 रुपया बिना सूद के एकदम दे देंगे ताकि आगे काम बढ़ो। तो कहने का मतलब हमारे एमएसएमई में ऐसे ऐसे अनछुए लोगों को, जिसको आज तक कोई बढ़ाने का काम नहीं किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी का कल्पना है और उसी के माध्यम से एमएसएमई में आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने किया। उनको धन्यवाद देते हैं और पुनः हम दोहराते हैं कि उनका ये सजेशन बहुत अच्छा है कि भविष्य में इस संबंध में एक बैठक बुलाकर विशेष करके कोकण के संबंध में, महाराष्ट्र के संबंध में हम कोई ठोस निर्णय लेंगे महोदय। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी पटेल जी। Sir, multiple policy studies indicate that nearly 86% of manufacturing MSMEs remain unregistered, with only a small fraction covered under GST or income tax system, leading to serious credit exclusion due to lack of reliable data and outdated underwriting practices. In this context, could the Minister explain the why single window clearance registration mechanism have reduced procedural delays as intended, and what immediate steps are being taken to simplify registration so that MSMEs can formalize fasting and gain timely access to institutional credit? Honorable Minister. हाँ महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने जीएसटी की चर्चा की, सबसे पहले उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि जहां तक एमएसएमई का संबंध है और एमएसएमई में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स का काम होता है, इसमें जीएसटी का बहुत कोई महत्व नहीं होता है, जीएसटी उन पर लगता ही नहीं है। और बात इस चीज को आगे बढ़ाने का और उसके माध्यम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात और फिर अन्य बातों की चर्चा किया, उसी के लिए तो हम पूर्व में अपनी बातों को कहा कि हम लोगों का ये उद्देश्य ही है कि गरीब लोगों को हर तरह से उनको जॉब दे करके आगे बढ़ावें। और बैंकों का जहां सवाल है सहजोर, हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 लाख रुपया तक के बिना बैंक गारंटी के, बिना सूद के हम लोग लोन देते हैं ताकि वो आगे बढ़े। 2 लाख जब होता है तब फिर बैंक गारंटी की कोई जरूरत नहीं होती है, हम सिर्फ 4% सूद पर उनको आगे का काम करने के लिए बात देते हैं। तो उसमें जीएसटी का जहां तक सवाल है बहुत मिनिमम नॉमिनल है, जिससे कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कोई दिक्कत नहीं हो और उनको हम फैसिलिटेट कर सकें ताकि अपना उद्योग को आगे बढ़ावें और अपना अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें महोदय। यही इसका हमारा कहना है। जवाब। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर भीम सिंह जी। महोदय, माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे, इनके अंदर हम मंत्री रहे। कोंकण अपना बड़ा भारत का प्यारा क्षेत्र है, सुंदर क्षेत्र है, जाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार यह बताएगी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।